हेलो एंड वेलकम डियर कैंडिडेट्स। स्वागत है आपका एग्जाम कार्ड लाइव में। मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और साथ ही हम आपको आज जो है अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 5 जून को, उस पेपर को हम लोग विधिवत तरीके से क्वेश्चन वाइज तरीके से इसको संपूर्ण समाधान यानी कि सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं और आगामी तैयारी में आपको ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समय खराब ना करते हुए। तो ये हमारे पास अभी जो 5 जून को आपको परीक्षा हुई है उसका सेट सी है, और सेट सी के सभी क्वेश्चंस को हम ये सॉल्व करेंगे। ये सब हमारे पास तो हिंदी में है, तो हिंदी भाषी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसको शुरू करेंगे और आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे और इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। धौली उड़ीसा, एरगुड्डी आंध्र प्रदेश, जौगड़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। पूछा है कि उपरयुक्त युग्मों में से कितने जो है सही सुमेलित हैं। तो बात है सही सुमेलित हमें पता करना है, सही कितने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा इधर से शुरू करते हैं। अगर हम कालसी की बात करें तो ये कर्नाटक में ना होकर के ये है आपका उत्तराखंड में देहरादून के अंतर्गत ये आता है। इतनी बात आप समझेंगे, ये देहरादून के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अगर हम लोग जौगड़ देखने लगे, इसी प्रकार यदि हम जौगड़ को देखने लगे तो जौगड़ जो है ये भी आपका जो एमपी के अंतर्गत नहीं आता है, ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है। ये किस में आता है? आपका उड़ीसा में आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में आता है। बाकी जो आपका धौली और जो एरगुड्डी है, ये दोनों ही जो शिलालेख हैं अशोक के, ये जो है आपको कहां से मिले हैं? ये आपको जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो केवल 2 युग्म होगा, यानी कि इसके जो 2 युग्म है वो सही सुमेलित हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है। बड़ी सावधानी से पढ़ना है हमें, तो बड़ा आपको देखना होगा, अप्रोच समझनी है। यूपीएससी की जो परीक्षा है, अब आजकल जो दिनों दिन जो अप्रोच चेंज कर रहे हैं, अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उन्होंने बदल दिया। देखो अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए, कूट इस तरह से दे रहे। पहले जो दिया करते थे, पहले अलग तरीके से देते थे कि केवल एक सही है, एक और 2 सही है, या 1 2 3 सही है, तो उसमें हम एलिमिनेट कर पाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम ऑप्शंस को हटा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको सही सही पता है तभी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, अन्यथा देने में काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसे हम रफ कर देते हैं, इसके ऑप्शंस को। सॉरी, इसमें जो हमने, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये वाला। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें दे रखे, एक तरफ राजा दे रखे हैं और दूसरा तरफ राजवंश दे रखे हैं। पूछा है कि कौन से यहाँ पे सही सुमेलित है। इस पे जरूर ध्यान देना है, कौन से सही सुमेलित हैं। जब भी इस तरह की परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको इस पर ध्यान देना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो कौन से सही सुमेलित हैं तो देखेंगे हम। तो नन्नुक जो था उसने चंदेल राजवंश की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा जैसे सवाल ये आता है कि भाई ये जो परमार है, तो परमार की अगर हम बात करें तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो श्रीहर्ष था। कौन था? श्रीहर्ष को माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार का जो संस्थापक था वो हरिश्चंद्र को मानते हैं, नागभट्ट फर्स्ट को माना जाता है। ठीक है, और राष्ट्रकूट का जो माना जाता है वो दंती दुर्ग को माना जाता है। लेकिन यहां पर इसने संस्थापक तो लिखा ही नहीं है, केवल राजा का नाम लिखा है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि नुन्नुक जो है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जय शक्ति परमार नहीं हुआ है, लेकिन नागभट्ट तृतीय जो आपको गुर्जर प्रतिहारों में हुआ है, और भोज आपको राष्ट्रकूटों में नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो 1 और 3 सही है। और 1 और 3 अगर सही है तो इसका जो बी है आपका, केवल 2 युग्म जो है इसके जो है सही हो जाते हैं। इसलिए जो आंसर है सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी इज द राइट आंसर आपका सेकंड क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसे हम हटा देते हैं क्योंकि ये फिर जो आगे परेशान करता है। ठीक है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे बस इन बातों पे हमेशा ध्यान रखना, कौन सा सही है पूछा है। ठीक है,
ये कह रहा है संगम कविता में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। मतलब भौतिक संस्कृति का अर्थ ये होता है कि हम जो है क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्या हमारी जो दिनचर्याओं में रोजाना यूज होने वाली चीजें हैं, किस तरह का हमारा कल्चर है। भाई ये भौतिक के बिना तो खत्म हो ही नहीं सकता, तो भौतिक तो इसमें है ही है साथ साथ में। अब इसमें क्या है, क्योंकि भौतिक की जानकारी उनको थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। अब कह रहे हैं वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, बिल्कुल ज्ञात था भाई। ये वाली बात जो थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के बारे में इनको जो है पूरी जानकारी उपलब्ध थी, ठीक है। इसलिए जो सही आंसर ऑप्शन है वो ये सही हो गया, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर देखें हम, फिर भी अगर देखना चाहें तो संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो संगम कविता है, जो संगम काल है, उसमें जो आपको जो है शौर्य की कहानियां भी मिलेंगी, और संगम साहित्य में आपको जो है थोड़ा सा क्या मिलेगा, जादुई ताकतों के बारे में भी बताया गया है। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं असंगत है, ऐसा नहीं है, इसके बारे में वो जानकारी रखते थे। अब जो है यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट आंसर है, वो आपका बी है। तो बी जो आपका राइट आंसर है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा क्या किया गया था, योग वशिष्ठ का अनुवाद किया गया था फारसी में। तो अब जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्य बुक्स में, जो सामान्य किताबें होती हैं, वहां लिखा होता है कि योग वशिष्ठ का जो फारसी में अनुवाद करवाया था वो दारा शिकोह ने करवाया था। किसने करवाया था, दारा शिकोह ने। और दारा शिकोह ने जब करवाया था तो ये तब करवाया था जब ये राजा नहीं था, अर्थात उस समय जो राजा था वो शाहजहां था। वो राजा कौन था, शाहजहां था। लेकिन यहाँ पे साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि ये जो है करने वाला कौन था, निजामुद्दीन पानीपति था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक जो योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद हुआ वो अकबर के समय में हुआ है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो अकबर है, ना कि आपका जो शाहजहां होगा। तो सही आंसर इसका जो होने वाला है वो होने वाला है अकबर। तो आप याद रखेंगे इसका जो सही आंसर है वो अकबर है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखा जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं और इसके जो आंसर के देखेंगे इसका, है ना। तो देखिए अभी क्या हुआ था, 5 फरवरी 2022 को साउथ में, यानी कि आपका हैदराबाद के पास में क्या हुआ था कि आपके जो है जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, तो वो गए और वहां जाकर के उन्होंने जो है रामानुज की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन समारोह में वो शामिल हुए, उन्होंने उद्घाटन किया। और ये जो मूर्ति थी रामानुजाचार्य की मूर्ति थी, ये थी आसन मुद्रा में, यानी बैठे हुए, तो बैठे हुए मुद्रा में थी। इसके बारे में ये पूछा गया है कि रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपित करता है। एक्चुअल में था क्या कि जो रामानुज थे, ठीक है, इन्होंने क्या था, ये वैष्णव धारा के जो है संत थे, यानी वैष्णव संत माने जाते हैं, और इन्होंने भक्ति को जो प्रसारित किया था। तो भक्ति को प्रसारित किया था। यदि किसी को ये बात पता है तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि मोक्ष प्राप्ति का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। इसलिए इसका जो आंसर है सही, वो आपका ए आंसर जो है आपका सही होगा। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करेंगे। उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं, ये वाला जो रेड कलर का अंडरलाइन किया है हमने। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बैरोवाल में, ये बैरावल में सोमनाथ मंदिर के नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो वो ध्यान रखना, इस पर जरूर पढ़ना है हमें। जब भी आप परीक्षा भविष्य में दे तो आप इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। अब जरा देखिए, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल भाई एक है, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ बिल्कुल एक है। क्यों एक है भाई, क्योंकि ये जो हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग बताए जाते हैं उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, बिल्कुल किया भाई। अलबरूनी जो था ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने क्या किया था, इसने जो है इसके बारे में भी लिखा है। अब हुआ ये है कि इतिहास में जो सोमनाथ मंदिर है ये टूटता रहा है, बनता रहा है, ठीक है। तो अंतिम रूप से जो इसका उद्घाटन किया गया था, अंतिम रूप से बनाया गया, तो उस पर बेस्ड जो तीसरा ऑप्शन है क्या कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना, जो आज के समय में मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई। भैया इसके द्वारा नहीं की गई, इनके द्वारा यह की गई थी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, 1951 में किया गया था।
1951 में किया गया था। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, पहले दो सही हो जाएंगे। तो इसमें जो हमें ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए, तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि आपका पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और बाकी जो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अभी, तो थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाएं टी कोशिकाओं की भूमिका में सर्वोत्तम है? ठीक है, तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है, तो इनका जो बेसिकली काम होता है, ये क्या करती है? देखो एक बात समझने की कोशिश करिए। वे पर्यावरण, वे शरीर को पर्यावरण प्रत्यूषक जो होते हैं या जो जिनसे हमें एलर्जी हो सकती है, इनसे सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं शरीर की, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। शरीर में दर्द और सूजन का अपशमन करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं करते हैं। शरीर में प्रतिरोधक निरोधकों की तरह कार्य करते हैं, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? वे शरीर में रोगजनक द्वारा होने वाले, मतलब रोगजनक क्या होते हैं? आपके जो कीट वगैरह होते हैं या जो शरीर में रोग फैलाएं, इस तरह के जो आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो कुछ भी होंगे, तो उनसे होने वाले रोगों से बचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं इस कारण से। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा आंसर, क्योंकि इसमें सर्वोत्तम भूमिका पूछी है। तो इसका जो सर्वोत्तम भूमिका है वो रोगजनक जितने भी जो हमारे जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे जो शरीर को रक्षा का काम करने का ये करते हैं। ये बात आपको जो समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये काफी बड़ा हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परासूक्ष्म कण यानी नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि नैनो पार्टिकल्स का मतलब होता है एक छोटे से छोटा कण, ठीक है, जो नैनो पार्टिकल बोले जाते हैं, ठीक है, तो वो भाई प्राकृतिक के अलावा जो मानव निर्मित के अलावा प्राकृतिक भी हो सकते हैं। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नीचे क्या पूछ रहा है? कौन सा सही है? अगर ऐसी स्थिति में पहला गलत है तो इसका मतलब ये भी गलत होगा और ये भी आपका गलत होगा। तो दो ऑप्शन आप हटा दीजिए। दो ऑप्शन ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, ठीक है। अब हम जो देखेंगे, हम देखेंगे दूसरा और तीसरा। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स के में निर्माण में काम आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो इस्तेमाल होते हैं। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं, मनुष्यों के लिए असुरक्षित होते हैं, जैसे फ्लाई एश वगैरह होता है, तो ये बहुत छोटे कण होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? ये भी आपका जो नुकसान करते हैं, जो वाणिज्यिक उत्पाद ही माने जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो सही है, तो आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है भाई, 8वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। अब मैं इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना चाहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? मतलब कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि डीएनए से हम किसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो डीएनए के बारे में जो यहाँ पर क्वेश्चन आया, डीएनए के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा ध्यानपूर्वक देखते हैं डीएनए के विषय में जानकारी। देखो, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए हो सकता है। तो भैया एक बात याद रखना कि जो आयु का आकलन जो किया जाता है, वो जीवाश्मों की आयु जो होती है, जो पेड़ पौधों की जो आयु होती है, वो जीवाश्मों की हम खोज करते हैं और उनकी आयु निकालने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो उससे कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ये वाला गलत हो जाता है। जब पहला गलत हो गया तो आपका सी वाला भी आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाता है। अब दूसरी बात देखेंगे, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच की भिन्नता जानने के लिए इसका प्रयोग कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब दूसरा बिल्कुल सही है। अब दूसरा सही है तो उसके साथ जो ऑप्शन बनता है वो आपका डी बनता है, यानी 2 और 3 जो है बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। हालांकि देखें तो प्रसंस्कृत
खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए किया जाता है, तो इसमें भी जो डीएनए का प्रयोग किया जा सकता है। ये वाली बात सही है, लेकिन हमें यह पता चल गया कि आयु का जो अंकन करेंगे वो कार्बन डेटिंग से हम लोग कर सकते हैं। किससे करेंगे? हम कार्बन डेटिंग से करेंगे। यहां पर कोई कार्बन डेटिंग जो है डीएनए के द्वारा पता नहीं कर सकते, सॉरी एज का, आयु का जो पता है वो हम डीएनए के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बात जो आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट है और 9 का जो आंसर है वो हो गया आपका डी आंसर। तो डी इज द राइट आंसर है आपके 9th वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपका ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो पूछा है कि वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता से क्या हो सकता है? अम्ल वर्षा होती है, यानी कि आपकी जो है एसिड रेन हो सकती है। तो एसिड रेन में क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन और आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर के एसिड रेन का काम करते हैं। तो इसलिए 2 और 4 जो आपके ऑप्शन सही होंगे। और देख लेते हैं 2 और 4 किस में है। 2 और 4 जो किस में है वो आपका बी में है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वें क्वेश्चन का। तो 10वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका जो है बी जो ऑप्शन है वो सही आंसर है 10वें क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। भाई ये परावर्तित नहीं करते हैं बल्कि जो रोकने का काम करते हैं, और रोकेंगे तो ये क्या करेंगे? पृष्ठ को जो है गर्म करेंगे, ना कि ठंडा करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन जो आपका गलत हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, यह हमें देखना है, ठीक है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों को निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो आपका पृष्ठ होगा उससे क्या होगा आपका जो है जो देखेंगे हम लोग अवरक्त जो विकिरण है, ठीक है। तो अवरक्त विकिरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होगा, इससे तापमान जो प्रभावित होता है। ऐसा नहीं होता है भाई, इसलिए जो है आपका ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो आंसर जो सही मिलेगा वो मिलेगा डी, ना तो 1 और ना तो 2। तो आपका जो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो दोनों ऑप्शन गलत होने के कारण आपका डी आंसर बन गया, ना तो 1 ना तो 2। आई होप ये आपको जो समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, सॉरी 11वां हो गया, 12वां देखेंगे। तो 12वां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं हम लोग, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो। उत्तर पश्चिम केन्या में बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरण जो है शरणार्थी बस्ती है। यहाँ पर मतलब शरणार्थी लोग आते हैं ना। तो अब जरा समझना, एक बात समझने की कोशिश करो। ये बीड़ी बीड़ी जो है ये यहाँ पर नहीं है, ये भैया युगांडा में। कहाँ पर है ये युगांडा में। तो युगांडा में स्थित है ये, ठीक है। अब दूसरी बात आती है दक्षिणी सूडान। अगर हम देखें युगांडा में, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हमारे पास 2 और 3 बचे। तो हमें देखना है दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन हुए कुछ लोग कहां पर? बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। ये वाली जो बात है, ये वाली बात जो आपकी जो है सही बात है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा वाला ऑप्शन है वो सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए लोग केन्या के दबाव शरणार्थी क्षेत्र में रहते हैं। तो जो दबाव जो शरणार्थी क्षेत्र है ये आपका केन्या में, ये वाली बात बिल्कुल सही है। इस हालात में जो आपके आंसर है वो 2 और 3 दोनों सही हो जाते हैं। सही पूछिए तो आंसर आपका जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये बात आप जो याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भाई निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और आपका उज्बेकिस्तान। और पूछ रहे हैं कि तुर्की जो राज्य है, तुर्की राज्यों का एक संगठन है। इस संगठन की जो स्थापना हुई थी, इस संगठन की स्थापना 3 अक्टूबर 2009 को हुई थी। ये स्थापित हुआ था 3 अक्टूबर 2009 को ये स्थापित हुआ था। अब इसमें ये पूछा है कि कौन से इसके सदस्य हैं। तो इसके सदस्यों की अगर हम चर्चा करने लगे, तो इसके सदस्यों की चर्चा करने लगे तो आपके जो सदस्य हैं, एक तो अजरबैजान इसका सदस्य बनता है, अजरबैजान इसका सदस्य बनता है, और आपका उज्बेकिस्तान इसका सदस्य बनता है। बाकी जो इसके सदस्य नहीं है, तो अजरबैजान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। चलिए, तो आपको ये मैं हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा इतना।
तो ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 13 के बाद 14 की तरफ बढ़ेंगे। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब लेकिन ये क्वेश्चन जो आया है ना, ये क्वेश्चन पूरी तरह से करंट बेस्ड है। करंट में ये सारी खबरें थी। अगर आप करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी सही तरीके से पढ़ते हैं, कोई मैगजीन फॉलो करते हैं, ठीक है, या किसी टीचर के गाइडेंस में अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बहुत आसान है। देखो जरा, गुजरात में भारत का विशालतम सोलर पार्क है। भाई ऐसा नहीं है, जो विशालतम सौर पार्क है वो राजस्थान में, वो राजस्थान में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये वाली बात। दूसरा, केरल में पूर्णतः सौर शक्ति कृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये काफी समय से चर्चा में रहा है। ठीक है, तो कोचिन जो हवाई अड्डा है वो जो है सोलर जो एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा है। ठीक है, केरला का। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाशीय वोल्टेज परियोजना, भाई ये यहाँ नहीं है, यह विशाखापट्टनम में है। कहां पर है? विशाखापट्टनम। मतलब आपका जो फ्लोटिंग जो सोलर पार्क है वो कहां पर है? वो विशाखापट्टनम में है, वो विशाखापट्टनम के अंतर्गत आता है। पूछा है सही कौन सा है, तो इसका मतलब ये हो गया पहले वाला गलत है। ठीक है, आपका जो तीसरे वाला भी गलत है, आपका जो गलत है वो सही है, वो केवल 2 है। तो 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 बिल्कुल सही आंसर है, 2 के अलावा और कोई आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसे हम हटा देते हैं, इसे हम हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखेंगे, आई होप ये आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कथन है। तो कथन क्या है आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार होगा। तो पहला ऑप्शन जो क्या कह रहा है वो आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सभी राज्य के, चाहे वे तटीय हो या भू आबद्ध भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अन्य जो आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मूल से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। यहां पर ये बातें जो इन्होंने बताई है, तो जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से कि अगर जैसे हमारा इंडिया है, अब इंडिया में क्या देखेंगे हम लोग, इंडिया में ये बात समझने का प्रयास किया जा सकता है, अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहां से हम बाउंड्री खींचे, एक मतलब एक इमेजिनरी लाइन खींचे इस तरह से, तो इस तरह से जो लाइन है ये प्रादेशिक क्षेत्र बढ़ता है जो 12 नॉटिकल मील तक होता है। इसका मतलब यह है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जो ऐसे जो देश हैं, जैसे मान लीजिए नेपाल है, नेपाल क्या है आपका, नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन अब श्रीलंका आपका जो है क्या है, तटीय वाला राज्य है। में जो मालदीव वो तटीय वाला राज्य है। अब जिसके तट है या नहीं है, दोनों ही बातें हैं ना, जिनके तट है या नहीं है, अब वो जो जहाज है, उनके जो जहाज होंगे वो प्रादेशिक समुद्र वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है, ये क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र वाला जो एरिया होगा ये 12 नॉटिकल मील तक था। प्रादेशिक वाला जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और ये आपका जो 24 नॉटिकल मील तक आ जाएगा। इसके बाद जो आगे वाला इलाका है वो 200 नॉटिकल मील तक होगा। मतलब यहाँ पे जो पानी के जहाज वगैरह है वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और 200 नॉटिकल मील तक क्या कर सकता है कि जो अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, ठीक है, इसको ई जोन बोलते हैं, है ना, एक्सक्लूसिव आपका जो है क्या है, ये इकोनॉमिक जोन है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर जो है ये 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तक कवर करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, और तीनों ऑप्शन सही होने के कारण जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। तो डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इस पेज का तो काम खत्म ही हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेकांसु द्वीप विवाद, सेकांसु द्वीप है ना, सेकांकु द्वीप, तो सेकांकु द्वीप जो विवाद है वो किस किस के बीच में है। तो सिंपल सा अगर किसी को ये पता है कि किस किस के बीच में, तो भाई ये चाइना और जापान के बीच में। तो आपको अगर इतना पता है तो आप आंसर ढूंढ लेंगे आराम से। ठीक है, और इसमें जो सिंपल सा क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है वो भी दे रखा है। तो चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। तो यही जो विवाद का कारण है, और यहीं पर जो विवाद है वो दोनों के बीच में है। ठीक है, ये वाली बात जो है आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से अगर आपको पता है कि फॉकलैंड द्वीप विवाद किस किस के बीच में है, तो कमेंट बॉक्स में करके लिख करके आप जो बता सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं कि फॉकलैंड द्वीप विवाद किन किन के बीच है।
तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वां जो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देश दे रखे हैं और हाल ही में जो है समाचारों में होने के यहाँ पे कारण दे रखे हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ से शुरू करेंगे। ट्यूनीशिया, जहां पर राष्ट्रपति द्वारा संसद को निलंबित कर दिया गया था, 2021 की बात है, ये घटना बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सही बात है। लेबनान में एक बम विस्फोट हुआ था और लेबनान के जो आर्थिक हालात है वो काफी खराब हो गए, तो आर्थिक मंदी की स्थिति चल रही है, ये वही वाली बात सही है। गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार को निलंबित कर दिया गया था और यहाँ पर क्या कर लिया गया था, यहाँ पर तख्ता पलट की घटना हुई थी, इसलिए ये वाली बात सही है। तो चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना चाड में नहीं हुई है, ये हुई है जिम्बूती में। कहां पर हुई है? जिम्बूती में। तो जिम्बूती में किया गया है, तो इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत है, बाकी 2 3 4 सही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो केवल एक युग्म सही है, ये नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल 3 युग्म जो है सुमेलित हैं। तो 3 युग्म आपके जो है 2 3 और 4 जो बिल्कुल सही है, तो ये आपका जो आंसर है सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्षेत्र दिए और चर्चा में रहते हैं और कौन से सही सुमेलित है। तो देखो भाई, तो अनातोलिया आपका तुर्की में, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो अम्हारा है ये आपका जो है इथोपिया में, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगर हम आगे चर्चा करें तो कोबो डेलगादो जो है ये आपका मोजाम्बिक में पड़ता है। ये कहां पर है? आपका मोजाम्बिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो आपका कातालोनिया है ये आपका स्पेन के अंतर्गत आता है, तो ये आपके स्पेन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए 3 और 4 ऑप्शन गलत हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा वो जो है 2 युग्म सही है केवल। तो इसमें जो हो जाएगा केवल 2 युग्म सही है, यानी आंसर जो बी इसका सही हो जाएगा। तो बी इज द इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। तो बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल इसके नीचे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो 19 क्या कह रहा है, 19 देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण के विषय में भारतीय विधियों में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। भाई बिल्कुल सही बात है। जो वन्य जीव होते हैं, जंगली जीव, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत जो आ रहे हैं, वो किसकी संपत्ति माने जाएंगे? वो सरकार की संपत्ति माने जाएंगे, यानी राज्य की संपत्ति माने जाएंगे। ये वाली बात आपको जो समझ में आनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल सही है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उसके बाहर हो, समान संरक्षण का अधिकार होता है। मतलब बिल्कुल सही बात है ये कि अगर मान के चल लीजिए कोई शेर है और उसके लिए पता चला कि हमने जो कोई टाइगर रिजर्व बना दिया और वो उस टाइगर रिजर्व से बाहर जाकर कहीं घूमने लग गया, तो वहां पर भी उसके वही अधिकार हैं जो उसके उस जगह पर अधिकार थे जहां पर उसके लिए संरक्षण क्षेत्र था। तो इसलिए 2 ऑप्शन भी आपका जो है सही हो जाता है। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर मान के चलिए कोई जानवर कभी कभार ऐसे आपका रिहायशी इलाकों में आ जाता है और ह्यूमन को मारने लगता है, तो ऐसे हालात में ऐसा नहीं है कि उसको जो आप जो सीधे ही मार सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है, तरीका होता है कि आप पहले वन विभाग की टीम को बताएंगे, वो टीम आएगी, फिर उसके हिसाब से जो भी काम करना है वो करेगी। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 होगा, अर्थात इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। तो आपके जो 19 क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट है। 20वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन भी यही दे रखा है, 20वां क्वेश्चन। चल, तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक जीव की कुछ प्रजाति कवकों के कृषकों के रूप में मानी जाती है। जरा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली घुमाने की कोशिश की गई है। तो बड़ा सिंपल समझ लो कि मतलब कवक जो होते हैं आपके, जो फंगस होते हैं, उनकी तरह से ये काम करते हैं। तो एक बात समझना कि एक होते हैं अपघटक। क्या होता है? अपघटक, ठीक है, डिकम्पोजर बोलते हैं। तो डिकम्पोजर में जो आते हैं वो आपके बैक्टीरिया आते हैं और आपके जो फंजाई यानी कि कवक आते हैं। ये बात हमको पता होनी चाहिए। लेकिन इनमें वो केवल एक ऐसा प्राणी है जो अपघटक का भी काम करता है, जो उपभोक्ता भी और अपघटक का भी काम करता है, यानी कवकों के एक तरह से ही काम करेगा। तो वो क्या आपका चींटी है। वो चींटी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 20वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ए आंसर है। तो ए इज द राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार
नियुक्त हैं। औद्योगिक विवाद समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाएं जो है संकलित करता है। मतलब कोई मान के चल लीजिए कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है और वहां पर लोग काम कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड अगर कोई विवाद है, कोई भी जानकारी है, तो उसको इकट्ठा करने का जो काम है वो श्रम ब्यूरो करेगा, यानी आपका जो लेबर जो है आपका ब्यूरो करेगा। ये वाली बात आपको जो पता होना चाहिए। और लेबर ब्यूरो के बारे में अगर बताएं हम लोग कि ये जो है कब स्थापित हुआ था, लेबर ब्यूरो का अगर हम देखें तो 1946 में ये संस्था स्थापित हुई थी। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और विश्व जो आपका जो अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मुख्यालय कहां पर है और उसकी स्थापना कब हुई थी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ILO। ठीक है। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? तो कोयला नियंत्रक संगठन है कोल कंट्रोलर्स आपका ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1916 में बनाया गया था, 1916 में बनाया गया था। ये संस्था 1916 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी ये संस्था आपकी? 1916 में बनाई गई थी। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें। भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, मतलब कोयले से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितने भी आंकड़े वो सारे इकट्ठे करेगा। यह कोयला लिग्नाइट, बद्ध कोयला, लिग्नाइट कोयला खंड के विकास की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है, बिल्कुल काम करता है। यह कोयला क्षेत्रों में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण कर सकता है, मतलब उसमें सुन सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनी विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण करे। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करता। ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है पूरी तरह से। तो आपका जो चौथा ऑप्शन अगर गलत है तो जो सही बनता है आपका आंसर वो 1, 2, 3 बनता है। तो 1, 2, 3 जो आपके सही ऑप्शन है और चौथा वाला आपका गलत है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा सही, वो आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है उसका जो सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है। तो इसको मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है, ठीक है, तो हमने पहले ये बात हम जानते हैं कि जो 5वीं अनुसूची है वो SC ST जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। तो निम्न कथनों पर इसके परिणामों का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कौन करेगा, मतलब इसका जो सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इससे लोग जनजातीय लोगों की जमीनें और गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन किया जाएगा। जो क्षेत्र है वो संघराज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। ठीक है। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं, केवल एक ही में जो है जनजाति की बात आई है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। तो 23वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर आपका ए है। तो जिसको 5वीं अनुसूची अच्छे से याद होगी तो वो आराम से जो इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता संदर्भित करने वाला प्लेटफॉर्म है और यह भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है। तो यहां पर यह बात बताने की कोशिश की गई है कि भारत में जो ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया है ये विश्व संगठन द्वारा क्या है, पोषित है, वित्त पोषित है। ठीक है। और साथ में क्या कह रहे हैं हम, जो यहाँ पर बिल्कुल स्वच्छता तो करेगा, लेकिन जानकारी बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से नहीं है, इसे जो चलाता है वो शहरी व आवास मंत्रालय द्वारा जो इसको चलाया जाता है। तो शहरी और आवास विभाग द्वारा चलाया जाता है, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो पहले वाला अगर जब गलत हो गया तो इसका मतलब ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। ठीक है। अब बचा हमारे पास दो, तो दो देखते हैं। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में अथवा में आवास एवं शहरी, यहां पर आवास आएगा ना, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है। यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने में नव प्रवर्तक हल उपलब्ध करवाता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 24वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो बी जो आपके लिए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, जबकि आपका जो ए ऑप्शन था इसका, सॉरी जो फर्स्ट जो आपका विकल्प जो कोटेशन है वो जो है सही नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो आपको मैं बता दूं केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है ये 1997 में स्थापित किया गया था और ये जो है 1986 के एक्ट के अंतर्गत आता है, जो एनवायरमेंट एक्ट आया था। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर मिल गया आपको। तो 25वें का जो आंसर है वो आंसर बी है, सॉरी सी है। तो सी बिल्कुल सही आंसर है इसका।
आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल जो आपकी क्या है कमेटी है, यह संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा द्वारा स्थायी समिति है ना, द्वारा या स्थापित होगा, यहाँ पर स्थापित होगा, द्वारा स्थापित समिति है, यहाँ पर होगा स्थापित समिति है, और इसके पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है, अधीन कार्य करती है। तो भैया समझ लो, ये जो है सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नहीं आती है, ये आती है जनरल असेंबली, यानी कि आपकी जो क्या होती है, आपकी जो महासभा होती है उसके अंतर्गत, यानी यूएनओ की जो महासभा है उसके अंतर्गत जो इसकी स्थापना की गई है और उसके अंतर्गत ही ये कार्य करती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, आपके 2 और 3 बचते हैं। तो अगर हम देखें तो बी वाले ऑप्शन को और हम जो डी वाले ऑप्शन को यहाँ से हटा सकते हैं, तो बी और डी को हम जो बिल्कुल हटा सकते हैं। अब इसके अलावा भी हम जो है चीजों को चेक करेंगे। इसके अलावा जो बात आती है कि पारंपरिक रूप से इसकी बैठक जो प्रतिवर्ष मार्च और जून में होती है, मार्च जून और आपका सितंबर में जो इसकी जो बैठक होती है, ऐसा नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, यह महासभा को अनुमोदन की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, बिल्कुल करेगी भैया, महासभा के अंतर्गत कार्य कर रही है, तो बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो आपका ए आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट किसको देगी, जनरल असेंबली को देगी, यानी महासभा को देगी। क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 तक कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर मूव करेंगे और थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर कट गया, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, काफी परेशान कर दिया इसने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय कोड यानी पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन है। तो पोलर जो आपका जो है ध्रुवीय जो आपका कोड है, जो ध्रुवीय कोड की बात कर रहे हैं, पोलर कोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में जो पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये, तो इसका जो सर्वोत्तम वर्णन क्या है, मतलब पोलर कोड क्या है। तो कोड जो होते हैं वो एक तरीके से कानून होते हैं। ठीक है, तो कानून की बात है यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, तो ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एक कोड है, ये बिल्कुल बात सही है। और इसका जो सही आंसर है वो आपका पहले ही आंसर मिल गया, पहले ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मतलब जितना जो है इसने पोल की तरह जो घूमता रहा है, इसने परेशान किया, उतना ही जो है आसानी से इसका आंसर आ गया है। तो ये आपको क्लियर है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान करती है। ठीक है, यह अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि कुछ यूएन में ऐसी संस्थाएं काम करती हैं जो कोई देश के रूप में ना होकर के कोई संगठन के रूप में हो सकती हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गैर सदस्य के रूप में आ सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, ऐसे अंतर सरकारी संगठन है, तो ये सभी जो है क्या कर सकते हैं, ये यूएन का जो सदस्य बनने का जो प्रयास कर सकते हैं। इसलिए इसके जो ऑप्शन है वो आपके तीनों ऑप्शन जो है सही है। जो आपका डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो आपके यूएन के साथ मिलकर काम करते हैं, यूएन की बैठक में भाग लेते हैं प्रेक्षक के तौर पे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सदस्य देशों के अलावा। तो इसलिए जो आपका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही आंसर है। तो डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। भारत में चाय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास है ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है बोर्ड सांविधिक निकाय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न है। चाय बोर्ड का जो प्रधान कार्यालय वो बेंगलुरु में, भाई बेंगलुरु में नहीं है, कोलकाता में। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है और इतनी सी अगर आपने लिस्ट भी पढ़ी है कहीं तो कोई कोलकाता में नहीं है, तो इसका मतलब 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो 3 वाले तो हटा ही दिया आपने।
ठीक है, तो 3 तो आपने हटा दिए। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं, तो भाई ये वाली बात जो बिल्कुल सत्य है कि दुबई और जो आपका मॉस्को में इसके विदेशी कार्यालय हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर जो बचेगा आपका, वो बचेगा आपका 1 और 4। तो 1 और 4 जो है बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा इसका। तो 1 और 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो आपको मिल चुका है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सामुदायिक मोड का मतलब ये है कि भाई ये जो है वैधानिक है। ठीक है, ध्यान रखना, कानूनी है। चलिए इसको देख लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग शब्द है। अब ये पूछ रहे हैं कि ग्रीन वॉशिंग जो शब्द है इसका जो सर्वोत्तम विवरण क्या है, ये पूछने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो सिंपल सी बात बता देते हैं। जैसे माइंड वॉश होता है वैसे ग्रीन वॉश होता है। मतलब माइंड वॉश में क्या कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कोई चीज चलती हो या आपके बारे आपका जो किसी के विषय में कोई विचार हो उसको बिल्कुल बदल देना, माइंड वॉशिंग बोलते हैं ना। जैसे आपका जो आतंकवादी होते हैं तो माइंड आतंकवादियों को क्या होता है, माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो अब पता चला कोई कंपनी कोई उत्पाद बेच रही है और ये टैग लगा के बेच रही है कि हमारा जो जो उत्पाद है वो इको फ्रेंडली है, पूरी तरह से क्या है कि इको फ्रेंडली है, यानी कि आपका जो पर्यावरण मित्र उत्पाद है, यानी पर्यावरण पे जो कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, जबकि ऐसा वो वास्तव में नहीं है। तो उस उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, अब जरा समझ लेना। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल है, यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, बस यही वाली बात है, जो झूठ बोला जा रहा है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर है, बाकी जो आपके ऑप्शन जो है आपके गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सही पूछा है, बस यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो 31वें नंबर की क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। तो विचार करना है हमें जो है यहां पर इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, मतलब जो फेडरल रिजर्व होती है, अगर यूएस की बात कर रहे हैं यहां पर, मुद्रा सख्ता नीति नीति पूंजी पलायन की ओर ले जाती है, मतलब पूंजी को जो है कहीं कहीं से कहीं पहुंचा देगी। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण सहायता वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकते हैं, ये वाली बात सही है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, मतलब अब अगर मान के चलिए कोई देश है और वो मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है, यानी आपका जो वैल्यूएशन कर रहा है, तो अपनी मुद्रा की कीमत गिराएगा। तो अपनी मुद्रा की कीमत गिराएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ईवीएस से संबंध मुद्रा का जोखिम घटाता है। भाई ऐसा नहीं करेगा, बल्कि ये और ज्यादा बढ़ा देगा। तो आपका जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। तो ये सही रहेगा वो 1 और 2 रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है। तो 31वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका जो ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 पर देखते हैं, आराम से देखने की कोशिश करेंगे इसको। ये भी भाई घूम गया। चलिए 32 क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश केरल पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इन पर विचार करना है। और क्या पूछा है, आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य पूछा गया, आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य। तो अगर हम देखें इनमें, तो आपका आंध्र प्रदेश हटा दीजिए, इसके अलावा जो केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये सभी जो है चाय के उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल 3 राज्य, यानी कि आंसर जो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी जो है ऐसे मतलब 3 राज्य हैं इसमें जो चाय के उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं, चाय का उत्पादन कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेंगे इसके अलावा। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसीज होती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है, यानी कि रिजर्व बैंक जो ऑफ इंडिया है वो इनको कंट्रोल करती है। तो भाई ऐसा नहीं है, इसको कंट्रोल करने का काम ये नहीं करती है, सेबी करती है। तो पहली बात, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। अब पहला ऑप्शन गलत हो जाता है तो 3 ऑप्शन में दे रखा है, 1 2 3 हटा दो। क्या बचा आपका बी, तो बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी 2 और 3 सही है। बाकी जो आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आपको जो है यहाँ पर एक ही ऑप्शन से हमेशा ध्यान रखना, जब भी पेपर सॉल्व करें तो थोड़ा सा इस मेथड का भी यूज करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप जो आसानी से आंसर निकाल सकें। और यूपीएससी तो बदलाव करती रहती है, इस बार उसने ऐसे ऑप्शन पूछने लग गए हैं कि आप जो है एलिमिनेट ही नहीं कर सकते उसको। अरे प्रॉब्लम है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो आरबीआई का जो गवर्नर है वो बीबीबी यानी कि आपका बैंक बोर्ड बोर्ड ब्यूरो का जो अध्यक्ष होता है, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जो आरबीआई जो आपका बीबीबी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो अध्यक्ष होता है, बल्कि उसका काम होता है कि जो आरबीआई है उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनको चुने जाने में मदद करने का काम करता है। तो इसलिए आपका जो एक वाला ऑप्शन है वो इसमें भी गलत हो जाता है, यानी 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, केवल बी बचा, तो बी इज द राइट आंसर है। बाकी आप जो आराम से इसके जो ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है, पॉज करके आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपका जो एक ही हमें ऑप्शन पता चला, उसी से हमने जो इसका आंसर निकाल लिया, यानी पहले वाला तो बिल्कुल गलत है, सही पूछा है। तो बाकी जो बचेंगे वो सही होंगे, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 देख लेते हैं। तो 35 के बारे में बात करें, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, तो इस पर हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, क्या होते हैं ये? मतलब बॉन्ड होते हैं, आप व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है, बॉन्ड को कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है इस बॉन्ड में हम जो सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड चेंज कर सकते हैं, या बॉन्ड को किसी बॉन्ड के साथ चेंज कर लें, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके जो परिवर्तनीय बॉन्ड कहलाती है। क्योंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प होता है, यानी इक्विटी के लिए बदल सकते हैं इसको। परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। भाई आप किसी के पास बदल के जाओगे तो आपको जरूरी नहीं है कि उतनी ब्याज का भुगतान करे, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्न था, यानी इंडेक्शन की मात्रा प्रदान करता है, ये वाली बात सही है। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर है। तो ई जो आपका बिल्कुल सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी दोनों जो है सही है। तो दोनों विकल्प जो आपको सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन काफी शानदार है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई जो कॉपरेशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि भाई जो भारत है इनमें से किसका मेंबर है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, भारत जो इन तीनों का मेंबर है, भारत इसका मेंबर बना था 2016 में, और जबकि इसका मेंबर बना था भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ, और इसका भी मेंबर भारत है। तो तीनों का मेंबर है भारत, तो इसलिए डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो डी जो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, इसे मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, 37 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए गौर से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछा गया कौन सा सही है, कौन से सही है पूछे गए हैं। तो जरा ध्यान पूर्वक अगर हम देखें तो हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हाँ, ये वाली बात सही है कि इन्होंने जो काफी ज्यादा तरक्की करी है और जो इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है। दूसरा दिया है, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा होता है। तो यहीं पे यही वाली बात समझने वाली है सबसे ज्यादा कि बहुदलीय नहीं है, यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है भाई, एक दलीय व्यवस्था है। तो इसलिए आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो कट जाता है। तो आइए देख लेते हैं 2 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है और आपका यहाँ दे रखा है। तो 2 ऑप्शन तो गलत है, और पहले वाला चूंकि बिल्कुल सही है, तो पहले वाला जो मिल रहा है वो सी में मिल रहा है, तो इसका जो आंसर है वो सी हो गया। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जो आपके जो आंसर है वो उतने सही नहीं है, ठीक है, मतलब केवल इसको एक को हटा दो और बाकी ऑप्शन तो अपने आप हट गए, तो एलिमिनेट हो गए, तो इसी से आंसर निकल आया। बाकी जो सारी चीजें सही है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है, सामने जो आपका जो है जैसे चाइना में रहता है लगभग उसी तरह की यहाँ पर भी व्यवस्था है। तो इस कारण से जो आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो गया और पहले वाला सही था। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38। तो 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर बाजार कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर है वो जो आपका रिजर्व बैंक रहने वाला है। तो आरबीआई क्या करती है, जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, कभी आरआर, सीआरआर, एसएलआर, इन सब में क्या करती है, परिवर्तन करती रहती है, जिससे कि क्या रहे कि आपकी जो कीमतें हैं वो कीमतें कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है, किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा। तो आंसर जो आपका आंसर डी सही हो जाएगा।
नॉन फंजिबल टोकन की बात करते हैं। नॉन फंजिबल टोकन जो आपका, इसके बारे में बात करते हैं। ये कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये एक तरह की जो है कि डिजिटल करेंसी का ही रूप है, क्रिप्टो करेंसी टाइप होता है ये, ठीक है। तो इससे जो आपको इतनी हिंट से आप जो इसका आंसर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। ये भौतिक संपत्तियों के अंकीय निरूपण, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को जो है आसान बनाने का काम करता है, या उसका ही जो रूप है एक तरीके से। जैसे रुपया का अगर हम डिजिटल रुपया बना ले तो ये क्या कहलाएगा, आपका नॉन फंजिबल कहलाएगा। वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। मतलब क्रिप्टोग्राफिक तो हुई क्या, सिंपल सी बात है ना, क्रिप्टो करेंसी के रूप में। इनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, ठीक है, और इसीलिए उनको वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है, इंडिया इसको जो अभी क्या है कि इसको परमिशन नहीं दे रहा था, बहुत सारे देश नहीं दे रहे हैं। अभी दुनिया में केवल जो 2 ही ऐसे देश हुए हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपने परमिशन दी है। तो इसका मतलब इसका जो व्यापार में जो आसानी से यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसी कारण से जो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। लेकिन बाकी जो ऊपर के जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये वाला जो है सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 2 से आप आंसर निकाल सकते हैं कि 1 और 2 बिल्कुल सही है। बाकी अगर तीसरा आपने गलत पहचान लिया होता तो भी जो आपका आंसर हो जाता कि भाई ये जो है आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये वाली बात आपको जो समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है, कौन से सही नहीं है। तो ध्यान रखना कि मैथन भान जो आपका झारखंड के अंतर्गत आता है, मैथन भान जो आपका झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। घाट प्रवाह जो आपका जो है, जो घाट प्रवाह है, जो आपका घाट प्रवाह है वो कर्नाटक में, वो कर्नाटक के अंतर्गत आता है, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि आपका इंदिरा सागर है ये भी एमपी में, और आपका जो है ये भी आपका एमपी में। तो देखा जाए तो केवल 2 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बाकी तीनों सुमेलित नहीं है, यानी 3 गलत है। तो इसका मतलब केवल जो 3 युग्म ऐसे हैं, 3 युग्म ऐसे हैं जो आपके सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हो गया सी। तो सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं, आगे देखेंगे। चलिए आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 41 की बात करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात कर रहा है। प्रांतीय सरकार के आरक्षित रिजर्व और अंतरित यानी ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे क्या होता कि द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था। तो आरक्षित विषय थे और स्थानांतरित विषय थे। मैं जो क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो इसमें पूछा है कि आरक्षित विषय कौन से हैं। तो आरक्षित भाषाओं की बात करें तो क्या था उसमें, भाई भू राजस्व सॉरी न्याय प्रशासन रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका स्थानीय सुशासन नहीं रहा होगा, ये स्थानांतरित रहा होगा। तो 2 वाला आप हटा दो, 2 वाला आप हटा सकते हैं, 2 वाला आप हटा सकते हो। तो बचा आपका जो है 1, 3 और 4, यानी भू राजस्व और पुलिस। यानी पुलिस वाला जो मतलब पावर वाला जो काम है, पुलिस सेना वाला काम वो अपने हाथ में रखेंगे, भू राजस्व अपने हाथ में रखेंगे, उससे पैसा आना है। और जो आपका क्या था, न्याय प्रशासन भी अपने हाथ में रखा था। तो इसलिए ये क्या थे, ये आरक्षित विषय थे, ठीक है। और बाकी जो विषय थे वो राज्यों को दे दिए गए कि भैया तुम काम करो, यानी स्थानीय प्रशासन तुम ही संभालो, हम नहीं संभालेंगे। इसका मतलब हो गया इसका जो आंसर है वो आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अलावा। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर है। 42 की बात करते हैं। 42 क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत में एक शब्द था फड़म। तो फड़म शब्द जो सिक्के को इंडिकेट करता है, बस ये पूछा गया कि किसको इंडिकेट करता है। तो फड़म क्या था, ये जो है इंडिकेट कर रहा है किसको, सिक्के को। आगे बढ़ते हैं इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो गदर पार्टी की जो स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। तो इसमें काफी लोग थे, लेकिन उनमें अगर देखें तो वरेंद्र कुमार घोष और जो योगेश चंद्र चटर्जी का नाम नहीं आता है, रास बिहारी बोस उसमें शामिल थे। इसलिए जो सही आंसर हो जाता है वो आंसर डी हो जाएगा। तो डी, ओनली डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ओनली डी जो आपका राइट आंसर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 44। तो 44 क्वेश्चन अगर हम देखने लगे तो क्रिप्स मिशन पर क्वेश्चन है। तो क्रिप्स मिशन क्या कह रहा है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने क्या किया, इसने ये कहा कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। भाई ऐसी बात नहीं की थी उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना।
इसके अलावा नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं है उसे यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो सही जो होगा वो आपका केवल बी होगा, तो दूसरा वाला सही है और बाकी जो आपका पहले वाला गलत है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका 45 रहेगा, तो 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर जो हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो मूल ग्रंथों पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन दिए कि कौन से जो जैन ग्रंथ है, ऑप्शन में ये पूछा गया कौन से जैन ग्रंथ है, तो कुछ दिए इन्होंने, है ना, और इसमें पूछ लिया कौन से जो जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथों की अगर हम बात करें तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन कौन से। देखो भाई, ये जैन ग्रंथ है, ये वाला भी जैन ग्रंथ है, जबकि ये वाला बौद्ध ग्रंथ है आपका, और ये वाला बौद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो आपको जो है 2 बौद्ध ग्रंथ और 2 जैन ग्रंथ दिए हैं, तो आप जो परिशिष्ट वर्णन, परिशिष्ट परमन और आपका त्रिष्टिलक्षण महापुराण, यानी आपका जो है दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है। तो बी जो है आपका 45 क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सही आंसर आपका जो है 45 क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते 46 की तरफ बढ़ते हैं, 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। ऐतिहासिक व्यक्ति दिए और किस रूप में जाने जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो सबसे पहला दे दिया आर्यदेव। तो आर्यदेव के बारे में बात कही है कि आर्यदेव कौन थे, ठीक है, दिगनाथ कौन थे और नाथ मुनि कौन थे। तो आर्यदेव के बारे में बताया जाए तो ये जो बौद्ध विद्वान थे, ये बौद्ध विद्वान थे, ये क्या थे, आपके बौद्ध विद्वान थे। तो इसका मतलब ये कि जैन विद्वान नहीं हो सकते, यानी ये वाला बिल्कुल गलत है, यानी पहला जो युग्म है वो गलत है। बाकी दोनों जो युग्म है वो सही है, दिगनाथ बौद्ध विद्वान थे और नाथ मुनि आपके वैष्णव विद्वान थे। तो केवल 2 जो युग्म है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो आंसर सी सही हो जाएगा। तो आपका जो 46 का आंसर है वो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, 47 देखेंगे। तो 47 देख लेते हैं। 47 क्या कह रहा है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। नहीं भैया, जो पहला आक्रमण था वो चंगेज खान ने किया था और इल्तुतमिश के समय में किया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर पहला गलत हो जाता है तो 2 हटा देते, आसानी से हट जाएंगे। तो 2 हमने हटा दिए, 2 हटाने में कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद जो बात आती है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक आ पहुंचा था। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में अस्थायी रूप से हार गया था, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कभी नहीं हारा है, इससे कुछ नहीं है। तो इसलिए जो आपका जो ऑप्शन है ये गलत है, पहले वाला गलत है, केवल 2 सही बचेगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा 47 का जो आंसर है वो आपका केवल 2 हो जाएगा। तो 2 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, इसका 2 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। 48 में क्या दिखा है, कुल्हा धारण। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित में से कौन कुल्हा धारण कहलाते थे। कुल्हा धारण के नाम से किसको जाना जाता है, तो भैया सैयद जो थे, तो सैयद लोगों को कुल्हा धारण के नाम से जाना जाता है। सैयदों को जो कुल्हा धारण के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। तो 49 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासन द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी गोदाम और फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। ये वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजय नगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट स्थापित किया था, ठीक है। ये वाली बात जो है, ये प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, ये वाली बात भी सही है, ठीक है। पहले वाली जो बात है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो गलत है। बाकी जो आपके सही है वो आपके जो 2 और 3 जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आपके 49 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं 50। तो 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 50वां कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में कुछ बातें कही हैं। क्या कहा गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। भाई देखो, दास प्रथा तो थी, ठीक है। जो हमारे जो कौटिल्य साहब हैं, इन्होंने क्या है कि अर्थशास्त्र में ये बताया कि दास थे, लेकिन एक मैगस्थनीज नाम का व्यक्ति था, उसने कहा इंडिया में दास प्रथा नहीं है। तो दास तो थे, लेकिन ये नहीं था कि राजा कोई न्याय करे और कहे कि नहीं आज से तुम दास हो जाओगे।
तो ये वाली जो बात है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। अब ये वाली बात जैसी गलत होती है तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, बचेंगे 2 और 3। क्या कह रहा है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई दास स्त्री है और उसका साथ जो उसका मालिक कोई संबंध बनाता है और उससे पुत्र पैदा होता है तो वो जो है दासी से मुक्ति हो जाएगी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये वाली भी बात यहाँ पर मानी गई है। तो 2 और 3 सही है, बाकी जो आपके गलत है। ठीक है, ये जो आपका 50 क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 51 की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, 51 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है आपका, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है। तो यहाँ पे ये जानने की कोशिश की है कि जो दुनिया के देश हैं आज के समय में क्लाइमेट जो कंट्रोल की बात चल रही है, जलवायु परिवर्तनों की जो समस्याएं चल रही है, तो उससे निपटने के लिए कुछ देशों ने अपने रूल रेगुलेशंस अपने हिसाब से बनाए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं। तो उन पर नजर रखने के लिए एक जो है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है कि ये जो है निगरानी करेगा इस बात की कि जो देश बात कह रहे हैं या जिन पर जो उन्होंने एक वचन दिया है कि भाई हम जो है क्या करना चाहते हैं, हम जलवायु परिवर्तनों से निपटना चाहते हैं और उनको निपटाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो उन पर निगरानी करने का काम जो करेगा वो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर करेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेगा, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित क्या है, ये एक डेटाबेस है। तो ये वाला जो ऑप्शन पहला वाला यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक तरह का डेटाबेस उपलब्ध कराएगा, ये डेटाबेस है जिस तरह का जो क्या कर सकता है, जो जलवायु कार्रवाई ट्रैकर को ट्रैक करने में आपका जो मदद करेगा। ठीक है, तो 51 जो है 51 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसे मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें, जरा देख लेते हैं इसको क्या कहता है ये। तो इसका कहना यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है भाई, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उनको जो है संचालित करता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP 100 शुरू की है। तो इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि जो ये वाली जो बात यहाँ लिखी हुई है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये अपने आप में गैर लाभकारी संस्था है, एक NGO है, ठीक है, जिसने जो जलवायु समूह जो है एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप ने ही जो है किसको शुरू किया गया है, आपको EP 100 जो इनिशिएटिव है उसको जो शुरू किया है। तो इसलिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, और दूसरा ऑप्शन गलत होते ही आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी A, C और आपका D ये गलत हो जाता है। जो बचता है वो आपका जो B बचता है, तो B जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो B जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, इसे हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है वो देखते हैं। यदि वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, वो पृथ्वी के किडनी की तरह से काम करते हैं। तो निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों को कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो ये बताना है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रॉपर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःश्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। देखो मेन बात हो रही है कि ये गुर्दे की तरह काम करता है या नहीं करता है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें जो अगर हम देखेंगे ऑप्शन सारे पढ़ने में काफी समय जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है बात करता हूँ सही वाले ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन अगर हम देखें तो जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, फिल्टर करने का काम कर रहा है एक तरीके से। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि ये किस तरह का काम कर रहा है, कि ये जो आपको गुर्दे की तरह यानी किडनी की तरह काम कर रहा है पृथ्वी के लिए। तो ऑप्शन जो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 54। चलिए, WHO की वायु गुणवत्ता निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो WHO वायु गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो एयर क्वालिटी की, जो एयर क्वालिटी की बात की जाती है, तो उसमें कई सारी चीजें जो सही, कई सारी गैसेस को देखा जाता है कि एनवायरमेंट में कौन कौन सी गैसें हैं जो प्रदूषण फैला रही हैं। साथ ही साथ दो तरह के पार्टिकल्स की भी बात करते हैं, जो आपके PM10 यानी पार्टिकुलर मैटर 10 और पार्टिकुलर मैटर आपका 2.5 पर जो ज्यादातर चर्चा की जाती है। अब इसको हम जो है जब WHO के रूप में देख सकते हैं कि WHO ने क्या बातें बताई हैं इसके बारे में, क्या कहने की कोशिश की है, तो उन पर अगर हम देखें तो WHO का ये कथन है कि PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोन जो है आपका जो है चलो इसे दोबारा से कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को जो है दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। और इसके बाद जो आपका सेकंड वाला है, ये क्या कह रहा है, किसी एक वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाता है। तो जब दो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है तो आपके जो मिलेंगे क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आपका जो है डी वाला और सी वाला बिल्कुल गलत हो जाता है। अब देख लेते हैं बी और थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे। PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये ज्यादातर क्या करते हैं कि फेफड़ों को ज्यादा प्रदूषित करेंगे और रक्त प्रवाह में प्रवेश करने के लिए जैसे 2.5 तक के वो भी जो प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी जो आपका सही नहीं है। अगर देखेंगे तो जो बचेंगे हमारे पास ऑप्शन बी यानी 1 और 4 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। 1 और 4 जो बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। तो बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जब कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में, गुच्छी एक शब्द है, गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक कवक है, बिल्कुल सही बात है। ये एक तरह का कवक होता है ना, जस्ट लाइक मशरूम की तरह से होता है ना, तो एक कवक है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय के कुछ वन क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये वाली बात। अब यहाँ पे जो बात कही गई उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में वाणिज्यिक रूप से इसकी खेती की जाती है, तो भाई ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जो पहले जो ऑप्शन है वो दो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड जो आपका सही आंसर होने वाला है, तो आंसर इसका जो थर्ड है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तंतुओं को ऊन कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है ये वाली बात। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयुक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। जैसे दो ऑप्शन गलत होता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का यानी सॉरी फोर्थ नंबर का डी जो ऑप्शन है यानी बी और डी बिल्कुल गलत हो जाते हैं। इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर उन्हें अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाती है। ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाती है। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की आसानी से निपटान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है भाई। अगर इनको जलाया जाएगा या इनको जो रिसाइकलिंग करने के दौरान क्या होगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो। इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है निपटान करेंगे। आसानी से इसका निपटान नहीं किया जा सकता, इसलिए जो ऑप्शन है वो आपके 1 और 3 सही हो जाएंगे। तो 1 और 3 जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी नहीं है। ठीक है, कौन सा एक पक्षी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं गोल्डन महासिर जो एक पक्षी नहीं है, एक जो मछली है। ये क्या है, एक मछली है। ठीक है, तो एक मछली है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में ये पाई जाती है। अभी हाल ही में एक राज्य है जिस राज्य ने महिसीर को, ठीक है, महिसीर को क्या बनाया है, अपना जो राज्य की मछली घोषित किया है। यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको जो है जरूर से बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगीकरण करता है? ठीक है, तो अल्फा अल्फा, चौलाई, चना, तिपतिया घास, कुल्फा, पालक। मतलब ये है, ये चाह रहे हैं, ये जानना चाहता है कि कौन कौन से इनमें से ऐसे प्लांट हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है, 1 मतलब अल्फा अल्फा, ठीक है, 3 मतलब आपका तिपतिया घास सॉरी चना, और आपका जो 4 जो है तिपतिया घास, ये जो क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में यौगीकरण में मदद करते हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर है, तो ए जो आपका सही आंसर हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? कहने का तात्पर्य यह कि ये जानना चाहते हैं कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है। तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी है, उसका जो संबंध है वो आपका है प्रवाल भित्तियों यानी जो कोरल रीफ्स होते हैं, तो कोरल रीफ्स के को दोबारा से बहाल करने से है, या कोरल रीफ जो है जहां पर क्षतिग्रस्त हो रही है तो उनकी मरम्मत करने से है। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी का जो संबंध है वो कोरल रीफ से, इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसे देख लेते हैं। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो मियावाकी पद्धति, मियावाकी एक व्यक्ति के नाम पर इस पद्धति का नाम पड़ा है, जो जापान से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? जापान से संबंधित है। तो शहरों में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो है कम जगह रहती है, शहरों में जगह थोड़ी सी कम रहती है, और वहां पर अगर प्लांट जो हम उगाना चाहते हैं तो प्लांट को एक उगाने की जो एक यूनिक जो तरीका है, ये उस तरीके को हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पर नाम दिया गया मियावाकी पद्धति। तो मियावाकी पद्धति की अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने से संबंधित है। मतलब ये जो है शहरी क्षेत्रों में वनों को उगाने, प्लांट को उगाने का एक तरीका है, जो जापान के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इसको जो है डेवलप किया, उनके नाम पर इसको जो मियावाकी पद्धति नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 60 है उसका जो आंसर है वो आपका सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, तो जरा अगर हम यहाँ देखने की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा। यहाँ पे बस इतनी बात पूछी गई, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कौन से हैं? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वो होते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर जाकर के कोई भी जानकारी हासिल करना चाहता है तो उन जो एप्स होते हैं, जो आपकी साइट्स होती हैं, ठीक है, उन पर जाकर के आप कोई भी जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो ऐसी जानकारियां जहां हासिल कर सकते हैं उनको जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो इसमें आपका आरोग्य सेतु है, आपका कोविन, डिजी लॉकर जो आपका, और दीक्षा जो है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, ये चारों के चारों प्लेटफॉर्म जो आपको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। तो डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ देखते हैं। वेव 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो मेन उद्देश्य ये है, या ये आने वाले समय की क्या एक तरीके से एडवांस वो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट पर हम जो अपने डेटा डालते हैं, जो भी हम जो जानकारी है जो वहां पर डाली जाती है, तो उन जानकारियों का यूज जो है कोई भी साइट, कोई भी वेबसाइट कर सकती है। तो ऐसे हालात में कि हम जो अपने डेटा को कंट्रोल कर सकें, तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया वेव 3 प्रौद्योगिकी। अगर इसके संदर्भ में अगर हम बात करने लगे, वेव 3 के बारे में बात करने लगे, तो हम जो ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ के इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो वेव 3 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वेव 3 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि ये क्या होगा, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करेगा, एक टेक्नोलॉजी है। तो उस तरह से हम जो इस तरह के नेटवर्क बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने आंकड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। वेव 3 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। तो ये वाली भी बात सही है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है, जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो डी आपका जो है 62 के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है।
सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, तो इसको नाम दिया गया सास। ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसके जो विचार करें, अगर हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो इसके जो ऑप्शंस पढ़ते हैं, सार्स क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी मोबाइल जो डिवाइस होती है, देखो मोबाइल को जो है हिंदी में क्या बोला है इन्होंने, चल युक्तियां, ठीक है, के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। बिल्कुल बनाते हैं हम लोग, है ना, फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन से जो हम लोग किसी भी जो वेबसाइट पर या हम जो है अपने जो अकाउंट्स पर वहां तक जा सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल, याहू सास के रूप में, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो आंसर है वो तीनों सही है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन आपका 63। तो 63 का जो आंसर है वो आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, ठीक है, के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यहां पर देख लेते हैं, अंतरिक्ष में अतिध्वनिक यानी कि जो आपकी जो ध्वनि से भी ज्यादा स्पीड में जो चलने वाली मिसाइल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में विस्फोटन करने के लिए किया जा सकता है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर मान के चलिए पृथ्वी की तरफ कोई क्षुद्र ग्रह आ रहा है तो उसको जो हम वहीं पर अंतरिक्ष में तोड़ दें। तो अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। मतलब जब कहीं पे, जैसे अभी मंगल ग्रह पर हम लोगों ने अपना मंगलयान भेजा था, ये क्या करेगा कि अगर इस पे उतरना चाहता तो इसके चारों ओर पहले बहुत सारे चक्कर लगाएगा, इसके पास आता जाएगा और फिर जाकर के यहाँ पर उतरेगा। कोई मिसाइल पृथ्वी के परतः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। तो ये वाला थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने यहाँ पर मान के चल लीजिए कोई सैटेलाइट जो है यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है, या ये जो एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये घूमता रहेगा और यहीं पर हमने मान के चलो कोई मिसाइल जो हम यहीं पर तैनात कर दें, इसी के साथ हमने कोई मिसाइल यहाँ पर तैनात कर दी और ये मिसाइल जो है यहाँ पर टारगेट हमने कोई बना दी, यहाँ टारगेट बना दी और इस टारगेट पर अगर आकर के गिरती है तो इस तरह की जो बमबारी है, यानी मिसाइल आकर के विस्फोट करेगी, टारगेट पे गिरेगी, तो इसी को नाम दिया गया प्रभाजी कक्षीय बमबारी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परतः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है तो पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर आकर कक्षा को त्याग देगा, अर्थात वो जो वहां पर जाकर के विस्फोट कर सकता है जो उसको टारगेट दिया जाएगा। तो कई ऐसी आपने साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखी होंगी जिनमें दिखाया जाता है कि सैटेलाइट में जो है पता चलता है अंतरिक्ष में किसी ऑर्बिट में जो है क्या होता है, मिसाइल तैनात होती है और वो मिसाइल जो जाकर के सीधा जो है कहां गिर सकती है, उस टारगेट को हिट कर सकती है जिसे हम जो है तोड़ना चाहते हैं। बाकी ऑप्शन इसके सही नहीं है, तो ऑप्शन का जो है सी है वो सही है। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके प्रसंग में होता है? तो क्वांटम एक कंप्यूटर होता है, क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है, क्वांटम कंप्यूटर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसका जो है क्वांटम जो गणनाएं होती हैं, ठीक है, जो गणना करेगा वो क्वांटम करेगा, तो वहां पर जो इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 65 का। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। निकट परपथ टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, वेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। तो उपर्युक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियां यानी प्रौद्योगिकी मानी जाती है? तो भाई इसमें जो तीनों की तीनों है, ये जो आपकी कैसी हैं, ये जो लघु परास वाली क्या है, प्रौद्योगिकी है, यानी एक खास क्षेत्र में ही ये काम करती हैं। तो खास क्षेत्र में काम करने के कारण जो है इनका जो है क्या माना गया, इनको लघु परास युक्ति या आपके जो है प्रौद्योगिकी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ मूव करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतर रूपों पर बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती हैं। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती हैं। और पूछा है कि कौन कौन से सही ऑप्शन है।
तो देखो आपको बता दें कि जैव परत बायोफिल्म क्या है, ये बैक्टीरियाओं का एक समूह होता है जो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में भी अंदर आ सकता है और जो हमारी जो चिकित्सीय जो अंदर आ सकता है, ठीक है। और साथ ही क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे खाद्य पदार्थों के साथ ही हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं और ये क्या कर सकते हैं कि ये जो है रोगों से लड़ने के जो है खिलाफ जो क्या कर सकते हैं कि प्रतिजैवी प्रतिरोध दर्शा सकते हैं। तो अर्थात इसके जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो तीन जो आपके ऑप्शन है वो 1 2 3, अर्थात डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। आगे बढ़ते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, सॉरी 68, 67 तो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, प्रतिजैवी प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिजैवी जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। प्रतिजैवी में जीव खाए जाने वाले खाद्यों में हो सकते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नाल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नाल में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आधी बात इसमें सही है, आधी बात गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो दो वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। प्रतिजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अतः जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3 जो सही हो जाएगा, अर्थात आपका जो क्वेश्चन है 68 उसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही आंसर है। तो सी जो आपका सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। तो 69 क्या कह रहा है भाई, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविड 19 नामक जो वैक्सीन है उसको जो बनाया है। तो भाई इसमें यह है कि आरएनए का जो यूज है इसका नहीं किया गया, mRNA का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। जैसे हम इसे गलत करते हैं तो पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और आपका जो है 4th नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो बचते हमारे पास दो ऑप्शन कि स्पुतनिक वी या 5 जो वैक्सीन है ये जो रोग वाहक जो वेक्टर होते हैं उनके आधार पर बनाई गई है। कोवैक्सीन निष्कृत रोगजनक जो आधार है उसके आधार पर बनी है, ठीक है। तो इस कारण से जो आपके 2 और 3 सही हो जाते हैं और बाकी जो आपका गलत हो जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। तो बी बिल्कुल सही आंसर है इसका, बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते, 70 क्या कह रहा है भाई, 70 देख लेते। तो 70 क्वेश्चन तो भाई काफी छोटा करके दिखाना पड़ेगा ये आपको। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत बड़ा लिखा है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। देखो, यदि मुख्य तौर पर सोलर जो आपका स्टॉर्म होता है, सौर तूफान होता है कि ज्वाला पृथ्वी पर पहुंचती है, तो पृथ्वी पर कौन सा प्रभाव संभव होगा। कहने का मतलब यह है कि जो ये कहा जाता है कि सोलर फ्लेम्स या सोलर तूफान है वो सूर्य से प्रोड्यूस होता है या सूर्य की बहुत जोर से जो पृथ्वी पर सोलर ज्वालाएं आती हैं तो पृथ्वी पर क्या इफेक्ट करती है, वो ज्यादातर केसेस में क्या करती हैं कि वो जो हमारा जो संचार व्यवस्था उसको सबसे ज्यादा बाधित व प्रभावित करती है। तो उसी के संदर्भ में ये वाली बात कही गई है। तो जरा देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जीपीएस और नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। विषवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, तो 7 ऑप्शन है इसमें, मतलब 7 कोटेशन है। तो विषवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुनामी आने का जो कारण होता है वो होता है यदि जो है अर्थक्वेक जो होता है आपका जो आपका भूकंप है, भूकंप का केंद्र जब पानी के भीतर होता है, समुद्र की सतह के अंदर होता है, तो उस केस में क्या होता है, सुनामी आती है। तो इसका जो सोलर फ्लेम्स है या सोलर जो स्टॉर्म है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो ऐसे हालात में इतना क्वेश्चन पढ़ना जो है समझदारी वाली बात नहीं है। पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन इसमें जो 2 दे रखे हैं। तो भाई 2 इसमें भी दिया तो ये वाला गलत हो जाएगा, 2 इसमें दिया ये वाला भी गलत हो जाएगा, 2 इसमें भी दिया ये वाला भी गलत हो जाएगा। सी बचता है, यानी 1 3 4 6 और 7 बिल्कुल सही होंगे। अब देखो बिजली सिस्टम में बिजली का जो ग्रिड है वो भी प्रभावित हो जाएगा। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योति घटित हो सकती है, ज्योतियां घटित हो सकती है, बिल्कुल होगा। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से में दावाग्नि का मतलब होता है कि जंगलों की आग हो सकती है, बिल्कुल बात सही है। उपग्रहों की कक्षाएं जो है यानी जो ऑर्बिट्स होती हैं सैटेलाइट्स की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती हैं। और वायुयान है वो भी आपके जो प्रभावित हो सकते हैं उड़ते समय। तो बाकी सारी बातें सही है, केवल सुनामी वाली बात गलत है। इसलिए जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पढ़ने में क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन अगर आपको एक छोटी सी बात पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी, ठीक है, स्रोत है, मतलब मानव द्वारा जो है एक तरीके से उत्पन्न किया जा रहा है। एक तरह से हम देखें तो धान के जो खेत होते हैं उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, मीथेन जो है प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो आपका जो धान हो जाएगा। तो धान जो है इसका सही आंसर है, यानी 71 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 72। तो 72 की बात करते हैं। 72 क्या करेगा भाई, कृषि की धान गहनता प्रणाली जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है का परिणाम क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि जो खेत है, धान का जो खेत है उसको बार बार क्या किया जा रहा है, उसको बार बार जो है उसकी जो है जुताई वगैरह की जा रही है ना, और उसको बार बार जो है तैयार किया जाता है, एक बार से ज्यादा बार उसकी जुताई की जाएगी, ठीक है, कहने का तात्पर्य है। और उसमें जो पानी है, पानी की जो मात्रा है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो इससे क्या परिणाम हो सकता है, तो बीज की कम आवश्यकता होगी, मीथेन कम उत्पादन होगा, बिजली के जो है जो कम खपत है वो होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएंगे आपके 70, जो आपका 2 क्वेश्चन है, तो 72 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बात आएगी वो तीनों बातें जो आपकी सही हो सकती हैं, तीनों जो बातें वो सही रहेंगी। यानी कि बीज की कम आवश्यकता होगी ऐसे हालात में, आपको मीथेन का जो उत्पादन कम होगा, बिजली की जो खपत है, यानी कि पानी लगाते समय हम क्या करते हैं, जब खेत में पानी देंगे तो पानी के लिए हमें बिजली का यूज करना पड़ेगा, तो हमें कम पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए जो यहाँ पर क्या बात कही गई कि तीनों ऑप्शन है वो आपके सही हो जाते हैं। तो आंसर डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन, इसका आंसर 72 का आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। कौन सी ऐसी झील है जो सूखकर क्या बन गई है, मरुस्थल बन चुकी है। तो जरा समझते हैं मरुस्थल कौन सी बन चुकी है। नहीं झील, यहाँ पर जो सीधा सीधा आपको जो है फैक्ट याद कर लेना है, तो लेक फागुवेन। तो लेक फागुवेन क्या है, जो अफ्रीका में है। लेक विक्टोरिया भी आपकी अफ्रीका में ही है। तो आपका जो लेक विक्टोरिया से आपकी नील नदी निकलती है ना, 3 देशों से घिरी हुई है, लैंड लॉक्ड, मतलब लेक तो हमेशा ही लैंड लॉक्ड होते हैं ना। तो लेक जो फागवेन है ये क्या हो चुकी है, बिल्कुल मरुस्थल बन चुकी है, बिल्कुल सूख गई है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा नदी या घाटी, जिसे कैनियन बोलते हैं, नदियों में से कौन निर्मित करती है। तो हमारी जो एक पेन्नार नदी है, तो पेन्नार नदी क्या बनाती है, गंडीकोटा घाटी का निर्माण करती है। बस इतना याद करना है हमें, सॉरी समझना है इसको। तो आपका जो 74 का जो आंसर है वो आपका सी आंसर हो जाता है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में जो ऑप्शन दे रखे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित कौन सी ये बताना है आपको। तो नामचा बरवा पूछ लिया, कहां पर बता रहे हैं, गढ़वाल हिमालय में। भाई नामचा बरवा यहाँ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पड़ता है, आपका अरुणाचल प्रदेश के पास जो तिब्बत वाला जो इलाका है उसमें पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है इंडिया के बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। और नौकरेक कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। तो नौकरेक मेघालय में पड़ता है, इसलिए ये भी गलत है। तो 1 और 3 गलत हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो केवल 2 है। तो 2 जो आपका यानी कि आंसर जो बी है, जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। तो 75 का जो सही आंसर है वो आपका बी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76। तो 76 की अगर हम बात करें, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट। तो लिवेंट जो है, लिवेंट की बात कर रहे हैं। तो लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संगत है। मतलब लिवेंट एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र है। तो जो भूमध्य सागर है और खासकर पूर्वी जो भूमध्य सागर है, तो उसके आसपास के जो देश हैं, तो उन देशों के समूह वाला जो इलाका है, उस इलाके को नाम क्या दिया गया, लेवेंट दिया गया। तो इसमें आपका इजराइल आ जाता है, आपका जॉर्डन आ जाएगा, लेबनान आ जाएगा, आपका सीरिया आ जाएगा। तो ये जो सारे हैं, ये सारे जो समूह है, ये पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास के जो इलाके हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा ए। तो 76 का जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आपका जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान।
निम्न में से किसकी सीमा जो अफगानिस्तान के साथ लगती है, यानी अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा बनाता है। तो एक बात हमने, अगर कोई जानता होगा, आप में से देखा होगा आप लोगों ने, तो कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर के बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पर अजरबैजान है, जबकि यहाँ पर जो आपका जो है फिर इसके बाद रसिया, ठीक है, इसके अलावा तजाकिस्तान, इसके अलावा जो आपका जो कजाकिस्तान, ठीक है, मतलब एक ट्रिक होती है इसकी रैकेट, रैकेट में कैस्पियन सागर, तो रसिया अजरबैजान यहाँ पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका जो है कजाकिस्तान पड़ता है, फिर आपका ईरान पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने थोड़ा गलत बना दिया, दोबारा से बना देते हैं इसे, रैकेट में कैस्पियन सागर, तो रैकेट में अगर कैस्पियन सागर अगर हम देखें तो 5 यो देशों से घिरा हुआ है, 5 देश हैं, तो आपका जो है रसिया, ठीक है, फिर आपका कजाकिस्तान, फिर आपका ईरान, आपका जो है तुर्कमेनिस्तान और आपका अजरबैजान। तो अजरबैजान बहुत दूर चला गया भाई, ठीक है। तो अजरबैजान देखें तो अजरबैजान अफगानिस्तान के आसपास का इलाका ही नहीं है, अगर हम देखेंगे तो अजरबैजान इसका नहीं लगेगा, यानी अजरबैजान के साथ जो है हमने ये फाइंड कर लिया कि अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगेगी। तो जैसे हमने ये फाइंड करेंगे तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो इसे हटा दो तो बचा आपका सी, तो सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो आपके दो जो बचे हमारे पास 3, 4, 5 ये ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, बाकी जो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री नहीं बनाते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, तो सी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का। अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, तो देख लेते हैं 78 क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझते हैं क्या बता रहा है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सही बात है, यानी मृदाओं से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, ये भी बात सही है। तो केरल में जो मालाबार का तट है वहां पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है, और जो किसका सोर्स है वहां पे थोरियम का भी, तो ठीक है। इसके अलावा भारत की समस्त तटवर्ती बालिकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि भैया ऐसा है कि ये जो है आपका ऐसा नहीं है कि हर तट पे मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया में जो हर तट पे नहीं मिलेगा, केरल के तट पे ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट का संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो देखेंगे तो 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेंगे, तो बी बिल्कुल सही आंसर है, जबकि 3 वाला आपका गलत था। आप चाहते तो इसको जो है 3 वाले को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते थे, तो केवल बी जो आपका बच जाता, तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। तो देखो जो हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, उसमें जो सबसे लंबा दिन जो होता है वो होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। अब अगर 21 जून को हो रहा है तो ये जो जून महीने के सेकंड जो है सेकंड हाफ में पड़ेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो सही आंसर है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर 79 का आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, आर्द्र भूमियां दे रखी हैं, तो वेटलैंड्स दे रखे हैं। इंडिया में टोटल वेटलैंड्स कितने हैं आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी वेटलैंड कहाँ कहाँ पर है और कौन सा, मतलब यहाँ पे पूछा है कितने युग्म जो है सही सुमे लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सारे ऑप्शन पता होना चाहिए तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हैकारो जो आपका हुकेरा जो आपके आर्द्र भूमि है जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। रेणुका हिमाचल प्रदेश का है, सही बात है। रुद्र सागर त्रिपुरा का सही है। और ये संस्थानकोत्ता झील जो है ये आपकी केरल की है। कहाँ का? ये केरल का है। तो इस हिसाब से देखें तो 2 और 3 यानी कि दो युग्म सही है, तो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बाकी जो आप बता सकते हैं कि इंडिया में कितने वेटलैंड है, ठीक है, कितने टोटल वेटलैंड है इस समय, तो ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में पारित किया गया था, ठीक है, ये वाली बात सही है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के दंड देने के लिए शक्ति प्रदान करता है,
ठीक है, कि जो मतलब अगर मान के चलिए अगर ये अवमानना करता है कोई व्यक्ति न्यायालय की, तो उसको जो है ये क्या कर सकता है, ये दंड दे सकता है। ये वाली भी बात सही है, ठीक है ना, ये वाली भी बात सही है। इसके अलावा भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, तो भाई ऐसा नहीं है, ये वाली बात नहीं कही गई है संविधान में, यहाँ पर जो इस तरह का कोई भी जो है परिभाषा नहीं दी गई है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे 3 गलत करते हैं तो आपके जो है सी और डी बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। भारत में न्याय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है, भाई ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और आपका जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर जो बी है, तो बी निकल करके आ रहा है 81 का जो आंसर है वो बी है, और बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी यानी सरकारी वकील की तरफ से बात कर रहे हैं हम लोग, विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायविद अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखेंगे। भाई ऐसा नहीं है, जो आपके कॉर्पोरेट न्यायालय के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो वकील होते हैं उनको भी जो हम क्या कर सकते हैं, या अधिवक्ता होते हैं उन्हें भी अधिवक्ता की क्या है, मान्यता मिलती है। तो ये वाली जो बात है, ये वाली बात गलत हो जाती है, बाहर नहीं रखे गए, ठीक है। विधिक परिषदों बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि विद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिक कथित करने की शक्ति, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाता है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जो है बी हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। तो 83 देख लेते हैं, आइए 83 क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं क्या कहता है ये। भाई किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलो आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो राष्ट्रपति की प्री मंजूरी लेनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप पहले जो है क्या करेंगे, संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो लेकर के आएगी सरकार, और लोकसभा राज्यसभा से पास करवाएगी, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, तब जो है ये प्रोसेस होती है। तो ये वाली बात गलत है। तो जैसे ही एक गलत होता है, अगर देखें आंसर निकालना है तो आप जो बिल्कुल 3 हटा सकते हैं, बी जो आपको आंसर मिल जाएगा 2 और 3। लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दे दें, ठीक है भाई। यहाँ पर जो ऐसा नहीं है कि इसको लौटा सके, लौटाएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे साइन करने ही होंगे। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ये वाला भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी जो आपके गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका जो आंसर है वो आंसर बी हो जाता है। तो बी बिल्कुल सही आंसर है 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 84 क्या कह रहा है समझते हैं। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और आपके उपमंत्री यानी राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। तो ऐसा नहीं है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मंत्री परिषद होती है उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उसके अलावा राज्य मंत्री और उपमंत्री का जो है प्रावधान किया गया संविधान में। लेकिन एक और मंत्री जो बनाए जा सकते हैं वो बनाए जा सकते हैं स्वतंत्र प्रभार के, तो इनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। संघ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 84 है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर है वो आंसर आपका बी है। तो बी बिल्कुल सही आंसर है, बी जो आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। यहां पे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 85 अगर हम पढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है। अनन्य शक्ति का अर्थ ये होता है कि ये जो पावर है केवल उसी के पास है, ठीक है, ऐसा समझो। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, भाई ऐसा नहीं है। आपातकाल अगर राष्ट्रपति घोषित करता है तो ऐसे हालात में आपको जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी लेनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली बात जो गलत हो जाती है। ये वाली बात गलत करते ही अगर हम देखें तो हमारे 2 ऑप्शन बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, पहला और जो है आपका तीसरा, यानी ए और सी गायब हो जाते हैं। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो भैया ऐसी बात है कि जो मंत्री परिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है वो लोकसभा में ही किया जाता है।
अगर लोकसभा से पास है तो जो है सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो देखा जाए तो ये अन्य शक्ति है, तो देखेंगे तो हम जो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा वाला अगर देखें हम लोग, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल 61 के तहत संसद के किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं, या तो लोकसभा से कर सकते हैं या राज्यसभा से कर सकते हैं, और जब दोनों से पास होगा वो तभी जो उसको जो पास माना जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाते हैं। तो अतः जो बच जाएगा हमारे पास बी बच जाएगा। तो 85 का जो आंसर है वो बी है। तो बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है किसका, क्वेश्चन नंबर जो आपका 85 का। तो 85 का जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की तरफ देखते हैं, मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत में दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन से लाया गया है ना। यह कानून 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह कानून यह कानून क्या जो है यहाँ पर क्या करता है, सॉरी ये कानून क्या कर रहा है भाई, एक मिनट इसको दोबारा से कर लेना। ठीक है, मैं दोबारा से इसको जो पढ़ देता हूँ। भारत में दल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान के चल लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और किसी पार्टी से जीतता है तो 6 महीने तक अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। भाई ऐसी बात नहीं है, वो कभी भी नहीं कर सकता है चेंज। ठीक है, अगर चेंज करेगा तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, ये वाली बात हम जानते हैं। लेकिन 1/3 या 1/3 जो सदस्य है वो एक साथ जो है दल को छोड़ सकते हैं। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करना होता है, विनिश्चित करना होता है। तो ऐसे हालात में ये वाला जो पॉइंट है ये वाला बिल्कुल सही हो जाता है। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है आपका, फर्स्ट वाला गलत है। तो फर्स्ट वाला गलत होते ही आपका जो है बी ऑप्शन जो बचे आता है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। 86 का जो आंसर है वो आपका जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए 87 देखते हैं। तो 87 क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं, आइए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ये सरकार के वे अधिकारी हैं, एक अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति होती है। देखो बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक बात गलत है, वो सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल को नहीं होती है, केवल महान्यायवादी को होती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है, बिल्कुल दे सकता है, जब सरकार जिसने उसे नियुक्त किया था वह इसके लिए आदेश करे। तो भाई ऐसी बात नहीं है। जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक काम करेगा। तो हो सकता है कि सरकार बदल जाए लेकिन जो आपका महान्यायवादी ना बदले। तो इसलिए जो दोनों कोटेशन है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर मूव करते हैं। तो 88 देख लेते हैं, 88 देख लेंगे। चलिए 88 क्या कह रहा है, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है, परमादेश यानी मैंडाबस नहीं होगा। ठीक है, तो मैंडाबस जो जारी किया जाता है, यदि हम इसकी बात करने लगे तो ये जो है उसके खिलाफ जारी किया जाएगा जो सरकार का काम करता हो, या सरकार की एजेंसी हो, या सरकार के लिए काम कर रहा हो, इसमें सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। तो इसमें सरकार जब इन्वॉल्व नहीं है तो ये वाली बात सही है, तब तक नहीं कर सकते, जब सरकार आएगी तब इसमें करेंगे, बिल्कुल सही बात है। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश यानी मैंडाबस जारी नहीं होगा, तो ये वाली बात गलत है। क्योंकि पहली वाली बात में हमने यही बात बताई है आपको कि मैंडाबस जो है किसी भी सरकारी एजेंसी या सरकार के लिए काम करने वाली संस्था के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो जैसे हम 2 खत्म करेंगे तो ये वाला गलत, ये वाला गलत और आपका डी वाला गलत। तो बचा आपका 1 और 3। तो तीसरा वाला देख लेते हैं। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, ठीक है, अधिकार प्रच्छा यानी क्यू वारंटो रिट, ठीक है, प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची यानी पिटिशनर हो सकता है। ये वाली बात सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो आंसर है 88 का वो हो जाता है आपका सी। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, चलिए
तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयुष्मान योजना भारत में चलाई जा रही है, विश्व की सबसे बड़ी जो है स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में ये आई है, जिसमें जो भारत के लगभग 10 करोड़ परिवारों को शामिल करने की योजना है। यदि ये शामिल होते हैं तो देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें जो 5 लाख रुपए वार्षिक तक का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि द्वितीयक और तृतीय लेवल का जो ट्रीटमेंट होता है, जो स्वास्थ्य सुविधा होती है उनके लिए। तो जरा देख लेते हैं, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसमें अवश्य अपनाना चाहिए। देखो ऐसी कोई बात नहीं कही है कि प्राइवेट अस्पताल इसको अपनाएगा ही अपनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततो गोत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। तो भाई ऐसी भी बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो भारत का हर नागरिक जो शामिल होगा ही होगा, किया ही जाएगा। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, पूरे देश में लागू किया जाएगा, ठीक है। हाँ, प्राइवेट जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी इसका इलाज हो सकता है आयुष्मान योजना के तहत, लेकिन केवल वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस योजना पर जो है लागू कर चुके हैं अपने यहाँ पर, या इस योजना का भाग बने हुए, वही प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से जो है इसका भाग बनने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 89 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। चलिए, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात कही गई, तो लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 ऑप्शन आप हटा दीजिए, सी और डी बिल्कुल हट जाएंगे, आपके बाहर हो जाएंगे। तो आपका जो है केवल एक यानी ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है। या आज्ञापरक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ये वाली बात नहीं है भाई, वो किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है, वो जो है किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है। ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसमें दे रखा है बी में, तो हमारे पास केवल ए बचता है। तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे। पहला सही है। थर्ड देख लेते हैं। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध जो है कोई अपील नहीं हो सकती। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगर अध्यक्ष महोदय उपलब्ध नहीं है और उपाध्यक्ष जो है अगर मान के चलिए पीठासीन अधिकारी बना हुआ है सदन का, तो उसकी जो वही पावर्स होंगी जो आपकी अध्यक्ष की होती है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में तो स्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है, ठीक है, और प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाता है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 90, तो क्वेश्चन नंबर 90 को अगर हम देखें तो आपका जो आंसर ए है वो सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो केवल 1 और 3 जो है सही है, बाकी सब गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ मूव करते हैं। तो 91 देख लेते हैं, आइए समझने की कोशिश करते। त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने से संबंधित है। तो इसको सीधे सीधे आप याद कर सकते हैं, इसका जो संबंध है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए सरकार को, किसी देश को, तो अपने सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध करवाता है बहुत तेजी से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, जो आंसर है वो आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है 91 का। 92 की तरफ मूव करते हैं। 92 क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं इसको। 92 चेक कर लेते हैं कि 92 क्या कहता है। बस इसको छोटा कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। हाँ 92 की तरफ बात कर रहे हैं। तो अंकित प्रभावी दर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी दर, प्रभावी विनिमय दर, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि। अगर यहां पर वृद्धि की जाए तो यहाँ पे एक शब्द होगा, यहाँ पे वृद्धि है, ये वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्याप्त प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसके अलावा अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति, ठीक है। नीर यानी कि आपका नॉमिनल इफेक्टिव जो रेट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपका रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। तो सी जो आपका बिल्कुल आंसर सही है।
92 का, ठीक है। और सेकंड वाला जो ऑप्शन था यानी कि जो सेकंड कोटेशन है वो गलत है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 92 का वो सी हो जाएगा। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जब अगर मान के चलिए कहीं मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई का मतलब ये है कि जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनके रेट बढ़ जाएंगे और जो रुपया है या करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर घट जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें जो ज्यादा पैसा चाहिए वस्तु को खरीदने के लिए, तो ऐसे हालात में क्या होगा कि मार्केट में हमें पैसा और ज्यादा भेजना पड़ेगा। तो मार्केट में पैसा जो है भेजने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे हालात में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेंगे। सरकारी प्रतिभूतियां जब बेची जाएंगी तो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो आरबीआई के पास पैसा आएगा और आरबीआई उस पैसे को जो है बैंक्स को देगा और बैंक्स के माध्यम से वो मार्केट में पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे खरीदती नहीं है, यहाँ पर बेची जाती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत होते ही आपका 1, 3 और आपका जो है डी यानी 4 वाला ए, सी और डी वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आंसर जो बचेगा वो बचेगा केवल 2 और 3। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजारों में डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकती है, यानी उसको बेच सकती है, उससे भी पैसा जो अर्न करेगी, और पैसा अर्न करने के बाद कहां भेज देगी, वो मार्केट में भेज देगी। यदि यूएसए का यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई डॉलर की खरीद के लिए प्रेरित हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, इससे ज्यादा पैसा हमें प्राप्त होगा, और जब पैसा प्राप्त होगा तो हम किसको दे देंगे, हम मार्केट में दे देंगे, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी सही है। तो इसलिए जो आपका आंसर है 93 का वो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो बी जो आपका जो सही आंसर हो जाता है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह धारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहले, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 94 का। तो 94 का आंसर हो गया आपका जो है सी, यानी दोनों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्नता बॉन्ड यानी इन्फ्लेशन इंडेक्सेड बॉन्ड के क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसके लाभों की जहां पे बात कही जा रही है, तो इसके लाभों की अगर हम चर्चा करने लगे तो क्या है भाई कि सरकार मुद्रास्फीति अत्यधिक है, सॉरी 95 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 95 क्या कह रहा है, सरकार II20 यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड आपके जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। II20 निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुधार प्रदान कर सकती है, ये वाली बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो पहला और दूसरा बिल्कुल कथन सही हो जाता है। तो पहला और जो दूसरा है वह ऐसे हालात में बिल्कुल सही है। II20 पर प्राप्त ब्याज और साथ में ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते, तो ऐसा नहीं भैया, यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा आपको, कर योग्य नहीं होते, टैक्सेबल होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। तो आपके जो पहला और दूसरा है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर है वो आंसर होगा आपका जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ मूव करेंगे। तो 96 क्या कह रहा है, 96 के बारे में समझते हैं, पढ़ लेते हैं। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्यिक फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मतलब ये है कि इंडिया में कोई काम कर रही है और विदेशी कंपनी है, ठीक है, और ई वाणिज्य कंपनी है, तो अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, ये तो बिल्कुल करेंगे जैसे अमेजन वगैरह उस तरीके से है ना, ध्यान रखेंगे, के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल को भी विक्रय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि अपने माल का जो विक्रय तो कर सकते हैं लेकिन मार्केट का रूप नहीं ले पाते हैं, वो है ना, मतलब वो केवल जो क्या करेंगे डिजिटली करेंगे जो कुछ करेंगे वो, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाता है यहाँ पर, लेकिन आधी बातें जो इसकी सही है। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो आपका बी है, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी जो आपका राइट आंसर है, केवल 2 जो है इसका सही आंसर बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 96 का आंसर मिल गया आपको। 97 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। तो रियल सेक्टर का जो सेंस है वो प्राथमिक सेक्टर से, तो प्राथमिक सेक्टर में जो बात आती है वो किसानों की बात आएगी यहाँ पर। तो किसानों की अपनी फसलें काटना बिल्कुल सही बात है। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी वाली बात जो आपकी सही हो जाएगी। तो दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऐसे जो बॉन्ड नहीं जारी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर वाणिज्यिक दरों का व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपके ए और दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपके जो सही आंसर हो जाएगा 97 का केवल ए ऑप्शन। तो 97 का जो सही आंसर है वो 97 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 की मूव करते हैं, 98 की ओर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करती है। ठीक है, यहाँ पे हमें यह देखना है कि ये जो अंतरण, जो अप्रत्यक्ष अंतरण की बात कर रहे हैं, ये शब्द जो है किसके लिए ज्यादा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, अगर हम डी पढ़ें तो डी में हम देख लेते हैं कोई विदेशी कंपनी के शेयर अंतरित करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, और ऐसे शेयर भारत में स्थिति परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, यानी कि शेयर जो हम खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और अपने जो पैसा लगाया था उस पैसे को निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये वाली बात जो अप्रत्यक्ष अंतरण कहलाएगा, इसलिए जो आंसर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 98 का जो आंसर है वो आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, 99 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। देखिए, पूंजीगत व्यय का मतलब यह है कि अगर हम पैसा कहीं पे खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, और उससे अगर हम संपत्ति का निर्माण करते हैं, उससे हमें भविष्य में लाभ हो सकता है, तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो पूंजीगत व्यय वाली बात अगर ये कह रहा है कि नई प्रौद्योगिकी अगर हम मान के चलो अपने जो है काम में लगा रहे हैं, तो उससे हमें आगे भविष्य में लाभ होगा, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है। तो एक बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है कि ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टे कर दिए, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सही आंसर जो होगा वो केवल एक होगा। तो वन इज द, जो वन है आपका ऑप्शन या ए जो ऑप्शन है, और केवल जो एक जो कोटेशन है वो सही है। तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए किया जाता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। ठीक है, तो ये वाली भी बात सही हो जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका जो है सी है, सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो 100वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके जो पूरे यूपीएससी के 100 क्वेश्चंस जो आए हैं अभी, हमने उनको एक्सप्लेन किया है, उनके आंसर देने का प्रयास किया है। तो ये जो आगामी परीक्षाओं में आपको जो है आपकी समझ विकसित करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस क्लास को, आज के इस सेक्शन को हम जो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आज के सेक्शन को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।